बिहार और न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं फिरदौस गनी, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 जुलाई 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। दोस्तों संसद का मानसून सत्र आज 22 जुलाई से शुरू हो रहा है, जहां इस सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लेकर के आज सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष के प्रतिनिधि शामिल हुए। जब बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू द्वारा दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर दल से सहयोग मांगा। वहीं पर इस पर विपक्षी दलों ने अलग अलग मांगे रखी। जब कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर का पद मांगा, इसके साथ ही नीट पेपर लीक, बिहार और आंध्र प्रदेश को विशिष्ट राज्य का दर्जा देने, कांवड़ यात्रा को लेकर के यूपी सरकार के फैसले का मुद्दा उठाया है। दोस्तों केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के अपनी नाराजगी जताई है। ऐसा माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी एक बार फिर से एनडीए से अलग होने की हो सकते हैं, इसकी चर्चा हो रही है। हालांकि एनडीए से अलग होंगे या नहीं, इस पर तो स्पष्ट कहना बाकी है, क्योंकि ये अभी तक आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। लेकिन जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है, उस बयान से लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जय नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी की कभी नजदीकियां तो कभी दूरियां रही है। जय हिंदुस्तान युवा मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के दबाव के विरोध में जेडीयू से नाता तोड़ते हुए 2015 में अपनी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम बनाई थी। मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार की वापसी के लिए जीतन राम मांझी पर इस पद के लिए हटने के लिए कथित तौर पर दबाव डाला गया था। जीतन राम मांझी ने 2020 के लिए नीतीश कुमार से हाथ मिलाया था और उनके बेटे संतोष कुमार सुमन को नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में मंत्री पद मिला था। मांझी ने पिछले साल हुए प्रकरण को भी याद किया और कहा कि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने में जुटे थे, तो इसी के फलस्वरूप इंडिया गठबंधन बना था। जीतन राम मांझी ने याद किया कि मुझे नीतीश कुमार ने मेरी पार्टी का जदयू में विलय करने के लिए बात कही थी या फिर अलग हो जाने को कहा था। बिहार में मानसून कमजोर पड़ गया है, जब पिछले कई दिनों से बारिश नहीं होने से उमस भरी गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ गई है और लोग बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के पूर्वानुमान जारी कर दिया है और बताया है कि 2 दिन बाद बिहार में एक बार फिर से मानसून जोर पकड़ेगा। जी हाँ, मौसम विभाग के मुताबिक कल 23 जुलाई से मानसून के फिर से जोर पकड़ने की संभावना है और फिर से बारिश का दौर शुरू होने की उम्मीद है। आपको बता दूं कि सीमांचल, मिथिलांचल समेत पूरे बिहार में सुबह से ही लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे उमस और भी बढ़ जाती है। जब मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 23 जुलाई से राहत मिलने की संभावना है। जब मानसून कमजोर पड़ने की स्थिति में कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन जोरदार बारिश की संभावना नहीं है। अगले 2 दिनों के बाद हालात में सुधार होने की संभावना है। जब बिहार में बारिश नहीं होने से कृषि कार्य बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। जिन इलाकों में नहरें हैं वहां पर किसी तरह से धान की रोपनी हो रही है। जहां पर पानी की कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, वहां के किसान बारिश पर आश्रित हैं। ऐसे इलाकों में धान की रोपनी प्रभावित हो रही है। जब मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के माने तो बिहार में मानसून के कमजोर होने से अब तक बिहार में सामान्य से कम बारिश हुई है। हालांकि अगले 2 दिनों में राहत मिलने की संभावना है। दोस्तों भागलपुर में शनिवार की शाम एक नाबालिग ने डॉक्टर पर छेड़खानी का आरोप लगा करके क्लिनिक में जम करके हंगामा कर दिया। नाबालिग सनातन क्लिनिक में आंख का इलाज कराने के लिए पहुंची थी। इसके बाद डॉक्टर संजय कुमार नाबालिग को डार्क रूम में ले गए, यानी कि उस रूम में जहां पर अंधेरा है, अंधेरी रूम में ले गए, जहां पर आंख बंद करने को कहा और प्राइवेट पार्ट पर हाथ रख दिया। नाबालिग ने बार बार हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने नहीं हटाया। इसके बाद वह चिल्लाने लगी। उसने घटना की जानकारी परिवार वालों को दी। जहाँ घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन अस्पताल पहुंचे और जम करके हंगामा करने लगा। जब सूचना के बाद मौके पर पहुंची तिलका मांझी पुलिस ने किसी तरह से आक्रोशित परिजनों को शांत कराया। नाबालिग ने बताया है कि आंख का इलाज कराने हम पहुंचे थे, जब डॉक्टर संजय कुमार मुझे डार्क रूम में ले गए जहां पर अंधेरा था। जब वहां पर आंख बंद करने को कहा, इसके बाद प्राइवेट पार्ट पर उन्होंने कई बार हाथ रखा। इसके बाद हम चिल्लाने लगे और घटना की जानकारी परिजनों को दी। वहीं पर पीड़िता के पिता ने बताया है कि हम लोगों ने हंगामा शुरू किया तो फिर डॉक्टर ने माफी मांगी। उन्होंने कहा है कि ऐसी गलती कभी नहीं होगी। जब उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, मैंने उन्हें माफ कर दिया है।
दोस्तों बिहार के भागलपुर में कल एक स्कूल में मिड डे मील खाने से 12 बच्चे बीमार हो गए। जब सभी को शिक्षकों ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज जारी है। जांच के दौरान खिचड़ी में मरी हुई छिपकली मिली। घटना सुल्तानगंज प्रखंड के कुमेठा पंचायत के प्राथमिक मध्य विद्यालय मधुसूदनपुर की है। इधर घटना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने जमकर के हंगामा किया। दरअसल मिड डे मील में कल खिचड़ी बनी थी। आशंका जाहिर की जा रही है कि खिचड़ी बनाने के दौरान ही छिपकली इसमें गिर गई। जब बिना जांच किए ही ये खाना बच्चों को परोस दिया गया। बच्चे खा लिए। बच्चों ने खाना खाया और फिर कुछ देर में ही उन्हें उल्टियां होने लगी। इसके बाद शिक्षकों ने बच्चों को तुरंत शाहकुन रेफरल अस्पताल पहुंचाया। इधर खाने की जब जांच की गई तो फिर उसमें मरी हुई छिपकली मिली। जब ये खबर जब ग्रामीणों को मिली तो फिर वे आक्रोशित हो गए और फिर स्कूल पर पहुंच करके हंगामा शुरू कर दिया। जब मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझा करके मामले को शांत कराया है। दोस्तों जेडीयू ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई लिस्ट जारी की है। जेडीयू टीम की इस लिस्ट में 20 सदस्य शामिल है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और फिर कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा है। वहीं पर वशिष्ठ नारायण सिंह वाइस प्रेसिडेंट है, जबकि केसी त्यागी पॉलिटिकल एडवाइज और स्पोक पर्सन है। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ट्रेजर और फिर राजीव रंजन जनरल सेक्रेटरी और स्पोक पर्सन है। जब 20 सदस्य टीम में उनके अलावा 8 जनरल सेक्रेटरी और फिर 6 सेक्रेटरी का नाम शामिल है। 8 जनरल सेक्रेटरी की लिस्ट में मनीष कुमार वर्मा, आफाक अहमद खान और बाकी कई सारे नेता मौजूद हैं। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है और ये बड़ी खबर है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के जिन जिलों में अभी तक जमीन सर्वे का काम नहीं हुआ है, वहां पर जल्द ही सर्वे का काम शुरू होने वाला है। यह खबर के अनुसार इसी महीने से बिहार के सभी जिलों में गांव के स्तर पर सर्वे का काम किया जाएगा। इसके लिए गाँव में कैंप लगाए जाएंगे। वहीं पर जमीन के सत्यापन के लिए लोगों को 5 तरह के कागजात दिखाने होंगे। इसके लिए विभाग के द्वारा जानकारी दी गई है। आपको बता दूं कि जमाबंदी संख्या का विवरण या फिर मालगुजारी रसीद की छाया प्रति दिखानी होगी। वहीं पर जमीन रैयत को सर्वे के लिए खतियान की नकल दिखानी होगी। वहीं पर जमीन रैयत जिंदा नहीं है तो फिर रैयत का मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। जमीन रैयत जिंदा नहीं है तो फिर आपको उनके वारिस होने का प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। वहीं पर जमीन पर कोई भी विवाद है और कोर्ट से कोई भी आदेश मिला है तो फिर उसकी छाया प्रति दिखानी होगी। इसको लेकर के विभाग के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। दोस्तों आज यानी कि 22 जुलाई से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो जाएगा। आज से शुरू होकर के 26 जुलाई तक चलने वाली इस सत्र के दौरान दोनों सदनों में 5-5 बैठकें होगी। यह सरकार की कोशिश होगी कि सत्र का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके। हालांकि विपक्ष ने सरकार को घेरने की बड़ी तैयारी कर रखी है। ऐसे में मानसून सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। मानसून सत्र के पहले दिन राज्यपाल द्वारा स्वीकृत अध्यादेशों के प्रति को सदन के पटल पर रखने के साथ ही 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा। 23 और 24 जुलाई को राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्य किए जाएंगे। वहीं पर 23 जुलाई को ही विधान परिषद में गैर सरकारी संकल्प पेश होंगे और 24-25 जुलाई को राजकीय विधेयक सदन में लाए जाएंगे। 25 जुलाई को विधानसभा में प्रथम अनुपूरक बजट पर वाद विवाद और फिर वोटिंग होगी। इस दौरान विनियोग विधेयक पर भी मुहर लगेगी। जब सत्र के आखिरी दिन यानी कि 26 जुलाई को सदन में गैर सरकारी संकल्प पेश किए जाएंगे। जहाँ सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने रणनीति बनाई है। जब बिहार में बढ़ते अपराध के साथ साथ 1 महीने के भीतर दर्जन भर से अधिक पुलों के धराशायी होने की घटना को मुद्दा बना करके विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। जब बिहार में अपराध को लेकर के विपक्षी दल सरकार पर हमलावर बने हुए हैं, ऐसे में इन दोनों मुद्दों को लेकर के हंगामा के प्रबल काफी ज्यादा संभावना है। आपको बता दें कि सत्र के दौरान विधानसभा के आसपास धारा 144 लागू रहेगी। इसको लेकर के प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गई है। जब प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी तरह के जुलूस और प्रदर्शन पर रोक लगेगी। दोस्तों बिहार में सरकार जमीन से जुड़े हुए विवाद को खत्म करने के लिए एक्शन मोड में है। इसके लिए सरकार बिहार में नए सिरे से सर्वे कराने की प्रक्रिया कार्रवाई चला रही है। यह सरकार की सोच है कि जमीन विवाद को खत्म करने के लिए सर्वे होना जरूरी है। वहीं पर सरकार के इस फैसले की लोग जमकर के तारीफ भी कर रहे हैं। वहीं पर दूसरी ओर प्रखंड स्तर पर सर्वे की कार्रवाई शुरू होते ही वैसे लोगों की कुछ अधिक बेचैनी बढ़ गई है, जिनके पास पुश्तैनी जमीन का कोई भी कागजात नहीं है। जमीन उनकी है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन उसका कागजात घर पर नहीं है। दोस्तों बिहार में सरकार का प्रयास उद्योग धंधों को लेकर के जारी है। जहाँ कवायद भी होती रहती है, लेकिन वे धरातल पर कितने उतर पाती है ये सरकारी आंकड़े सामने आने के बाद ही जाहिर हो जाता है। जब आपको बता दें कि बिहार में बिहार सरकार द्वारा बजट में जो आंकड़े पेश किए जाते हैं शायद वे जादुई होते हैं। अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो फिर इसी साल फरवरी में जब राज्य में यानी कि बिहार में एनडीए सरकार बनी थी, तब करीब 2024-25 के लिए 2,78,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश सरकार एक
जिला एक उत्पाद के लिए अपने बजट में अलग से प्रावधान करेगी। हालांकि इस विषय पर जानकारों और उद्योगपतियों में अलग अलग राय है। दरअसल केंद्र सरकार के FME यानी कि फॉर्मुलाइजेशन और माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम के तहत राज्य के सभी जिलों में एक जिला एक उत्पादन योजना को स्वीकृति दी गई थी। इस स्कीम के तहत स्वदेश उद्योग जैसे लीची उत्पादन, मखाना उत्पादन, हथकरघा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, वस्त्र और फिर परंपरागत उत्पादकों को बढ़ावा देने की योजना है। एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से बिहार सरकार का मुख्य उद्देश्य हर जिला के विशेष कौशल और फिर उनके विशेष वस्तुओं के उत्पादन को संरक्षित करना है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करके प्रतियोगिता में लाना है। दोस्तों, आजकल के इस अर्थ युग में कई तरह के बिजनेस शुरू हुए हैं जिनको आप घर बैठे भी बम्पर कमाई कर सकते हैं। किसानों के लिए भी इसमें से कई ऐसे मौके सामने आ रहे हैं। वैसे भी देश के किसान अब खेती तक ही सीमित नहीं है। वे पशुपालन, मछली पालन, पोल्ट्री फार्मिंग और फिर डेयरी फार्मिंग जैसे दूसरे कृषि से जुड़े हुए बिजनेस में हाथ आजमा रहे हैं। इन दिनों मौसम भी काफी बेमौसम हो जाता है। ऐसे में किसानों को अपनी उपज संभालना काफी ज्यादा बड़ा काम है। इसी कड़ी में आप फलों और फिर सब्जियों को सुरक्षित तरीके से रखने के लिए पैक हाउस की स्थापना कर सकते हैं। पैक हाउस बनाने के लिए बिहार सरकार सब्सिडी भी दे रही है। इसमें 50% से लेकर के 75% तक सब्सिडी शामिल है। जब फल और सब्जियों की उपज को विदेशों में निर्यात करने के लिए पैक हाउस की डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है। जब बिहार सरकार सब्जियों और फिर फलों की सही ढंग से पैकिंग के लिए पैक हाउस की स्थापना करने पर जोर दे रही है। इसमें किसानों को 50% तक सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है। इन पैकिंग हाउस की लागत करीब 4 लाख रुपए है। इसमें 50% सब्सिडी मिलने पर किसानों को कुल 2 लाख रुपए बतौर ग्रांट आसानी से मिल जाएंगे। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दूं कि किसान समूह को कुल 75% यानी कि 3 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। बिहार कृषि विभाग बागवानी निदेशालय की ओर से एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत पैक हाउस बनाने के लिए ये सब्सिडी मुहैया कराई जाती है। तो ऐसे में अगर आप भी किसान हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए वेबसाइट है horticulture.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, संसद के आगामी सत्र के पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई गई है। जेडीयू ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। जदयू ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। वहीं पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस बैठक में हुई चर्चा के बारे में जानकारी दी है। जेडीयू का मानना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने से बिहार के विकास में तेजी आएगी और यहाँ की जनता को कई लाख तरह के लाभ मिलेंगे। जब पार्टी का यह भी कहना है कि बिहार की स्थिति कई अन्य पिछड़े राज्यों से अलग है और उसे विशेष राज्य मिलना चाहिए। ये मांग पहले भी उठाई जाती रही है, लेकिन अब संसद सत्र के ठीक पहले इसे फिर से जोरदार ढंग से उठाए जाने से ये मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। दोस्तों, आईटी क्षेत्र की बड़ी कंपनी कंट्रोल एस अब बिहार पहुंच गई है। जी हां, आपको बता दें कि बिएडा ने इस कंपनी को पटना के पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया में 1 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है। कंट्रोल एस को डेटा सेंटर और क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में विशिष्टता हासिल है। इस क्षेत्र में यह पहला अवसर है जब डाटा सेंटर का काम कर रही कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने बिहार में अपना काम शुरू करेगी। आपको बता दें कि कंट्रोल एस एशिया में डाटा सेंटर के क्षेत्र में बड़ी कंपनी के रूप में शुमार है। साल 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। देश में इसके 15 से ज्यादा डाटा सेंटर है। ये फॉर्च्यून कंपनियों की सूची में शामिल 20 तथा 100 बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी सेवा उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा इसके सोलर प्रोजेक्ट में भी बड़े स्तर पर निवेश किया है। साल 2008 में इसने भारत के पहले और फिर इकलौते रेटेड 4 डाटा सेंटर की सुविधा हैदराबाद में शुरू की थी। जब मुंबई में भी इसके 3 दफ्तर हैं। आपको बता दूं कि राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार ने जब से आईटी सेक्टर की कंपनियों को बिएडा के माध्यम से जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, तब से बिहार में आईटी कंपनियों ने दिलचस्पी लेना शुरू किया है। सबसे पहले बहुराष्ट्रीय कंपनी टाइगर एनालिटिक्स ने बिहार में अपना काम शुरू किया है। इसके बाद HCL ने यहाँ अपना काम शुरू कर दिया और फिर अब कंट्रोल एस ने काम शुरू करने को लेकर के बिएडा से जमीन हासिल कर लिया है। इसके अलावा छोटे स्तर पर कई कंपनियां योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है। खबर बिहार के बेगूसराय से सामने आई है। बिहार के बेगूसराय में 2 BPSC पास शिक्षकों ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर के प्रेम विवाह रचा लिया है, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं। आपको बता दो कि शिक्षक ललन कुमार और शिक्षिका सोनी कुमारी दोनों एक ही गांव के निवासी हैं और अलग अलग जातियों से ताल्लुक रखते हैं। शनिवार को दोनों चुपके से जय मंगलागढ़ मंदिर पहुंचे और फिर शादी करने का फैसला कर लिया और मंदिर में शादी कर ली। जब वहीं पर मंदिर प्रशासन को जब इस बात की भनक लगी तो फिर उन लोगों ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया।
जब पुलिस ने दोनों को बैठा करके पूछताछ की तो फिर दोनों बालिग हो गए पाए गए और फिर अपनी मर्जी से शादी करने की बात कही। इसके बाद पुलिस ने दोनों को मंदिर प्रशासन को सौंप दिया, जहां पर स्थानीय लोगों और फिर पुजारी की मौजूदगी में दोनों का विवाह संपन्न कराया गया। जब दूल्हा बने शिक्षक ललन कुमार पहले तो किसी से कुछ बताने से बच रहे थे और अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने बताया है कि हम दोनों एक दूसरे से बचपन से प्यार करते हैं। यानी कि बचपन का प्यार भूल न जाना रहे। जो गाना आपने सुना था काफी वायरल हुआ था, वही गाना आज ये चरितार्थ हुआ है बिहार के बेगूसराय से। बचपन के प्यार को आज ये दोनों शिक्षक बनकर के पाया है। आपको बता दें कि साथ में दोनों पढ़ाई लिखाई भी की थी, जी हाँ, और दोनों शिक्षक भी बने। रिपोर्ट्स के मुताबिक ललन कुमार सोनी कुमारी एक ही गांव के रहने वाले हैं, लेकिन दोनों की जातियां अलग अलग है। जब दोनों एक दूसरे से बहुत दिनों से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन एक जाति के नहीं होने की वजह से दोनों का परिवार अंतर जातीय विवाह के लिए राजी नहीं था। इसके बावजूद भी दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और फिर चुपके मंदिर पहुंच करके शादी कर ली। यह शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ज़्यादा वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ललन कुमार विद्यापति नगर में कार्यरत हैं, जबकि प्रेमिका से पत्नी बनी सोनी कुमारी गरपुरा प्रखंड में शिक्षिका है। दोस्तों, सावन मास 2024 की शुरुआत सोमवार से आज से होने जा रही है। आपको बता दें कि आज 22 जुलाई को सावन का पहला सोमवार होने से बड़ी संख्या में कांवड़िया जल ला करके शिवालयों में भोले बाबा को चढ़ाते हैं। बिहार में कांवड़ यात्रा का खास महत्व है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम से लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा जल लेकर के झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम तक पैदल चल करके जलार्पण करते हैं। इसके अलावा बेगूसराय के हरिगिरी धाम, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम पर भी लाखों श्रद्धालु सावन मास में उमड़ने वाले हैं। बिहार में कई जगह पर कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में कांवड़ियां जल लेकर के रवाना हो चुके हैं। दोस्तों, सरकार पान किसानों का सर्वे कराएगी। जी हाँ, आपको बता दूं कि इसके साथ ही पान किसानों को अनुदान लाभ देने की प्रक्रिया भी बदलने की तैयारी की जा रही है। जब कृषि विभाग ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। अहम बात यह है कि पान किसानों के अब बैंकों से समन्वय स्थापित करके KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएंगी। इसके साथ ही पान उत्पादक किसानों को अधिक आर्थिक लाभ पहुँचाने के लिए पान के अच्छाधान क्षेत्र का विस्तार करने की पहल होगी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए LPC के साथ किसानों को आवेदन देना है। आपको बता दो कि कृषि मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के तक पान विकास योजना के तहत कुल 12 हेक्टेयर में पान के क्षेत्र में विस्तार के लिए 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। पान की खेती को बढ़ावा देने एवं किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से बड़ेजा के निर्माण पर अनुदान का प्रावधान है। इसके लिए न्यूनतम 11,750 रुपए तथा अधिकतम 35,250 रुपए सहायता अनुदान सरकार दे रही है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि 3 साल के अंतराल पर ही योजना का लाभ एक पान किसान को दिया जाएगा। इसके पीछे कृषि विभाग का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा पान किसानों को पान की खेती के क्षेत्र में विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करने की है। आपको बता दूं कि बिहार में पान की खेती 15 जिले औरंगाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, वैशाली, सारण, मुंगेर, पूर्वी चंपारण, खगड़िया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा एवं समस्तीपुर में की जाती है। इन जिलों में पान की अच्छी खासी पैदावार होती है, पान की खेती की जाती है। आपको बता दूं कि सरकार पान उत्पादक एक किसानों का सर्वे कराएगा। वर्तमान में पान किसानों को अनुदान संबंधित योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाता है। मतलब यह है कि जिस किसानों ने पहले आवेदन किया है उसे पहले योजना का लाभ मिलेगा। दोस्तों, बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। बहुत बड़ा निर्णय ये है कि अब गांव की महिलाएं गांव में पानी की जांच करेगी। जहाँ जैसे कि आपको पता होगा कि गांव की पानी काफी ज्यादा खराब पाई जाती है। अक्सर पानी में आयरन, आर्सेनिक और बहुत सारी हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं जिससे लोगों को बीमार करती है। अब ये पानी बिहार के गाँव की महिलाएं जाँच करेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि PHED ने वाटर एड इंडिया के सहयोग से हर घर नल का जल की जाँच फील्ड किट से कराने का निर्णय लिया है। इसकी शुरुआत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल बक्सर, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण और फिर पूर्वी चंपारण, गया, शेरघाटी, मधुबनी एवं झंझारपुर से होगी। PHED के अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव M सदातुल्लाह जावेद ने इसको लेकर के निर्देश जारी कर दिया है। जो अधिकारियों को कहा गया है कि हर गांव में 5-5 महिलाओं का चयन किया जाए और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए ताकि फील्ड टेस्ट किट से वह गाँव में पानी की गुणवत्ता की जाँच कर सके। लोक स्वास्थ्य प्रमंडल की 51 ग्राम पंचायतों और फिर एक नगर पंचायत अकबरपुर, सुल्तानगंज, भागलपुर में नल जल योजना से जुड़े हुए लाभुक महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। साथ ही साथ उनके माध्यम से फील्ड किट द्वारा जल गुणवत्ता निगरानी की जाएगी। इस दौरान वाटर एड इंडिया जिला जल जांच प्रयोगशाला के माध्यम से एक होगा, जब वहीं पर रिपोर्ट के आधार पर उन समस्याओं को दुरुस्त भी किया जाएगा जहां पानी में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत सामने आ रही होगी।
दोस्तों, बिहार में कांवर रूट की दुकानों पर नेम प्लेट नहीं लगेगी, इसको लेकर के बीजेपी मंत्री ने क्लियर कर दिया है। जब बीजेपी के मंत्री नितिन नवीन ने कह दिया है, साफ साफ कहा है कि बिहार में कांवर रूटों पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट नहीं लगाया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार में उत्तर प्रदेश की तरह ही कांवर यात्रा की रूट पर दुकानों में मालिकों के नाम की तख्ती लगाने की मांग उठने लगी। जब भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के ही नेता और कुछ धार्मिक सामाजिक संगठन नीतीश सरकार से सावन मास में ये नियम लागू करने की मांग कर रहे थे। हालांकि बिहार सरकार में बीजेपी के मंत्री नितिन नवीन ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में कांवर यात्रा के रूट पर दुकानों पर नेम प्लेट नहीं लगाई जाएगी। आपको बता दूं कि नितिन नवीन बिहार सरकार में मंत्री हैं और वे बीजेपी के कोटे से मंत्री हैं। उन्होंने साफ साफ बताया है कि अगर ऐसा करना भी है तो फिर इसके लिए वैधानिक प्रक्रिया से गुजरना होगा। आपको बता दूं कि बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री ने भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अज गैवीनाथ धाम पर श्रावणी मेले की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि यूपी की तरह ही बिहार में कांवर दुकानदार नाम की तख्ती नहीं टांगेंगे। फिलहाल यूपी की तर्ज पर बिहार में कांवर मार्ग में दुकानदारों के नाम का बोर्ड नहीं लगाया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि स्थिति और फिर परिस्थितियों के मुताबिक ये निर्णय सरकार के स्तर पर लिए जाते हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के बिहार में अभी से ही सियासत तेज हो गई है। जब विपक्षी दल को छोड़ दें तो एनडीए के अंदर ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। जब केंद्रीय मंत्री हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने सीट बंटवारे को लेकर के सब कुछ क्लियर कर दिया है। जीतन राम मांझी की इस मांग से बीजेपी और जेडीयू की टेंशन बढ़ सकती है। आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी ने साफ साफ कह दिया है कि उनकी पार्टी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 25 सीट से कम नहीं मानेंगे। जीतन राम मांझी ने एक और दावा करते हुए कहा कि हमारी तैयारी तो 70 से 100 सीटों पर है। उन्होंने कहा कि 2015 में भी हमारी पार्टी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जब 25 में से 4 पर हमने बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। जब जीतन राम मांझी ने कहा है कि इस बार भी हम 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जब हम बाकी सीटों पर सहयोगी पार्टियों की सहायता करेंगे। जीतन राम मांझी ने कहा है कि हमारी पार्टी का संगठन पूरे प्रदेश में मौजूद है, पूरे बिहार में मौजूद है। जैसे सभी जिला में हमारे कार्यकर्ता मजबूती से काम कर रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव परिणाम में ये दिखा भी। जब उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोगों ने अपने सहयोगी दलों को सभी सीटों पर हर संभव मदद की। बिहार के हाजीपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक साले की पत्नी और फिर बच्चे को लेकर के जीजा फरार हो गया। आपको बता दूं कि मामला बिहार के हाजीपुर का है। हाजीपुर रेलवे स्टेशन से ये हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ पर एक युवक ने अपने साले की पत्नी और बच्चे को लेकर के फरार हो गया। इतना ही नहीं, साथ में नगद रुपये, जेवर, अन्य सामान भी लेकर के फरार हो गए हैं। आपको बता दो कि घटना उस दौरान घटी जब एक युवक अपनी पत्नी, बच्चे और फिर जेवर और नगद रुपये और फिर अन्य सामान को छोड़ करके रेलवे स्टेशन के बाहर चाय लाने के लिए चला गया था। आपको बता दो कि घटना उस दौरान घटी जब एक युवक अपनी पत्नी, बच्चे और जेवर और अन्य नगद रुपए छोड़ करके अन्य सामान को लेकर के अन्य सामान छोड़ करके रेलवे स्टेशन के बाहर चाय लाने गया था। इसी दौरान एक युवक आया और अपने साले की पत्नी, बच्चे, जेवर और नगद रुपए लेकर के अन्य सामान लेकर के फरार हो गया। यह युवक जब चाय लेकर के वापस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचा तो फिर अपने पत्नी, बच्चे और फिर सामान को नहीं देख करके चौंक गया और खोजबीन शुरू कर दी। युवक ने इसकी जानकारी अपने घर वालों को दे दी। इसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही घर वाले रेलवे स्टेशन पहुंच गए। युवक की पत्नी, बच्चे और फिर सामान की खोजबीन शुरू कर दी। काफी खोजबीन के बाद भी युवक की पत्नी, बच्चे और फिर सामान नहीं मिले। युवक ने इसकी शिकायत जेआरपी थाने में की। जेआरपी थाने की जांच पड़ताल में जुटी है। आपको बता दें कि जेआरपी रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज जांच कर रही है। जब बताया जाता है कि मुजफ्फरपुर जिला के कुर्नी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुशनपुर मधुबन निवासी वीरेंद्र सिंह पुत्र अंकित कुमार अपने ससुराल सहरसा जिला के सिमड़ी बख्तियारपुर में साले की शादी में शामिल होने के लिए गया था। साले की शादी समारोह में शामिल होने के बाद वे अपनी पत्नी, बच्चे के साथ जनहित एक्सप्रेस से हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर सुबह करीब दोपहर 3:30 बजे 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर उतरा था। प्लेटफॉर्म पर उतरने के बाद वे अपनी पत्नी, बच्चे और फिर सामान को रख करके बाहर चला गया चाय लाने के लिए। उसके बाद चाय लेकर के जब युवक वापस लौटा, देखा तो फिर उसकी पत्नी, बच्चे और फिर सामान नहीं है। दोस्तों, कानून व्यवस्था को लेकर के इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से मार्च निकाले जाने को लेकर के बिहार सरकार के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने विपक्ष को उनके शासनकाल का आईना दिखाया है। दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि महागठबंधन के नेताओं को कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है कि वे अपराध के बारे में बोले। जब हमारे गृह विभाग ने आंकड़े जारी कर दिया है कि बिहार में पहले से अपराध कम हुआ है। महागठबंधन के नेताओं को पुराना इतिहास पढ़ना चाहिए। राजद सरकार के दौरान किस तरह से मुख्यमंत्री आवास से अपहरण का समझौता हुआ करता था और अपराध मुख्यमंत्री आवास से चलता था, ये सब जानते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि विपक्ष की राजनीतिक दुकानदारी बंद हो गई है।
जब विपक्ष में बैठे लोग कोई ना कोई मुद्दा खोजेंगे, जब राजनीति में कोई सत्ता से हट जाता है तो फिर उसकी दुकानदारी बंद हो जाती है। यह सब राजनीतिक दुकानदारी चलाने का हथकंडा है। जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कानून का राज है, अपराधी अपराध करने के बारे में सोच नहीं सकता है। कानून के तहत अपराधियों को सजा मिलती है। दोस्तों, बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि संसद के मानसून सत्र में बिहार के एनडीए नेताओं को बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार के एनडीए नेताओं को 22 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करनी चाहिए। साथ ही पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाना चाहिए। जब महंगाई कम होनी चाहिए, टैक्स कम होने चाहिए, गैस सिलेंडर के दाम कम होनी चाहिए, सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ निवेश होना चाहिए, तभी बिहार समृद्ध होगा। जब कुछ राज्यों में कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश के बारे में उन्होंने कहा कि वे लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं, संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाता है। सभी धर्मों को मानने वाले लोगों का समान रूप से सम्मान किया जाता है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के दिए गए बयान पर टिप्पणी करने से अखिलेश प्रसाद सिंह ने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इसका जवाब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देंगे, इस पर मेरी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ब्लॉक द्वारा बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया जताई है। जब विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि कानून व्यवस्था पर अगर विपक्ष गंभीर है तो वे संकल्प लें और घोषणा करें कि किसी अपराधी को टिकट नहीं देंगे या किसी उग्रवादी को सदन नहीं भेजेंगे, शराब माफिया, बालू माफिया को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। इनकी कथनी और करनी में कहीं समानता नहीं है। मैंने खुले तौर पर कहा कि भाजपा अपराधी माफियाओं को कोई कहीं भी तरजीह नहीं देती है। अपराधियों को अगर कोई भी सबक सिखा सकता है तो वही एनडीए गठबंधन भाजपा है। आपको बता दें कि बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के इंडिया ब्लॉक ने पटना सहित पूरे बिहार में प्रतिरोध मार्च निकाला। कल ये मार्च पटना के इनकम टैक्स चौराहे से डाक बंगला चौराहे तक निकाला गया। इस मार्च में राजद, कांग्रेस, वीआईपी सहित लेफ्ट के नेताओं ने प्रदर्शन किया। इस मार्च को लेकर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हो गई है। बिहार में अपराधियों का खौफ है या इस मार्च के माध्यम से सरकार को जगाना है। बिहार के मोतिहारी पुलिस पदाधिकारियों की बड़ी करतूत सामने आई है। यहाँ पर साथ काम करने वाली महिला कांस्टेबल ने अपने ही पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाया है। जी हाँ, मोतिहारी पुलिस लाइन में रह रही महिला सिपाही पूनम कुमारी का कहना है कि लाइन डीएसपी चित्तरंजन ठाकुर, दारोगा और फिर सिपाहियों ने उसकी जमकर के धुनाई कर दी है। सभी पुलिस कर्मियों ने महिला सिपाही कर्मी को लात घोंसों से इस कदर पीटा कि वे बुरी तरीके से घायल हो गई। जब पूनम का कहना है कि उसे ठीक से आंख से दिखाई नहीं दे रहा है और फिर सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जहां अपना इलाज कराने के लिए वे सदर अस्पताल में पहुंची थी। महिला सिपाही का कसूर बस इतना था कि वे अपने बंद वेतन के भुगतान को लेकर के आग्रह की थी, जिसके बाद वे वर्दी पहन करके लाइन में आने को कहा, जहां से उसे बुरी तरीके से पीट दिया गया। जब महिला के सिर और आंख पर जख्म के निशान है। आपको बता दें कि 2018 बैच के महिला सिपाही पूनम कुमारी को 2021 में कल्याणपुर थाने से सस्पेंड कर दिया गया था। यह आरोप था कि वे ड्यूटी ठीक से नहीं कर रही है, जिसके बाद से सिपाही का वेतन बंद है, जब वे बार बार वेतन बंद को चालू कराने की अपील डीएसपी से कर रही थी। दोस्तों, बिहार के पंचायतों में टेंडर के जरिए विकास कार्य करवाए जाने को लेकर के कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए रविवार को यहां कहा कि फैसले में कहीं न कहीं गलतियां हुई है और जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार पंचायती राज जनप्रतिनिधियों का पूरा सम्मान करती है और मुख्यमंत्री तक बात को पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बातों को गंभीरता से लिया है। शुक्रवार को पटना में आयोजित एक कैबिनेट की बैठक में पंचायत निर्माण कार्य मैनुअल को कैबिनेट में स्वीकृति दी गई थी, जिसके अनुसार 15 लाख से ज्यादा की राशि वाले विकास कार्यों के लिए भी टेंडर जरूर कर दिया गया था, जिसको लेकर के डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री तक ये संदेश पहुंच गया है कि ये फैसला कहीं न कहीं पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के अधिकार को चोट पहुंचाता है, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंभीरतापूर्वक रिव्यू करने का भरोसा दिया है। इसके बाद ही फैसला लागू होगा। दोस्तों, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले इस बात में अपनी भी सहमति जता दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इसकी मांग हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड शुरू से ही करती रही है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार को लगता है कि ऐसा करने में दिक्कत है तो फिर वह हमें बिहार के लिए विशेष पैकेज ही दे दीजिए। संजय झा ने कहा कि हमने बिहार में बाढ़ की समस्या को भी उठाया है, ये हमारी दूसरी मांग है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मांग पर हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड कायम है।
राष्ट्रीय जनता दल ने भी ये मांग उठाई है। आपको बता दें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसको लेकर के सर्वदलीय बैठक में राष्ट्रीय जनता दल ने यानी कि आरजेडी ने भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई। इस बात की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने बताया है कि बैठक में राजद की तरफ से सांसद एडी सिंह ने प्रतिनिधित्व किया है। इस दौरान सांसद एडी सिंह ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। इस दौरान बैठक में सांसद एडी सिंह ने कहा कि जब तक सभी राज्यों का समावेशी विकास नहीं होगा, जब विकसित भारत की कल्पना बेईमानी होगी। उन्होंने कहा कि नीति आयोग ये भी मान चुकी है कि विकास के पैमाने पर बिहार अभी काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ है, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए निर्णय की घोषणा संसद के वर्तमान सत्र में ही किया जाना चाहिए। दोस्तों, राज्यों की नदियों में बालू खनन बंद है, यानी कि बिहार की नदियों में बालू खनन अभी बंद है। मानसून की अवधि में बालू खनन पर रोक लगने की वजह से पहले से बालू की कमी है। इस बीच अब गिट्टी की कमी की शिकायत भी सरकार तक पहुंच गई है, जिसके बाद अन्य राज्यों से स्टोन चिप मंगाने का प्रयास किया गया है। आपको बता दें कि खान एवं भूतत्व विभाग के अधिकारी के सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार स्टोन चिप की कमी होने के बाद हाल ही में नॉर्थ बिहार स्टोन चिप मर्चेंट एसोसिएशन के प्रतिनिधित्व मंडल ने सरकार से मिलकर के उसे अपनी समस्या बताई है। साथ ही पूर्व से लागू व्यवस्था के तहत स्टोन चिप की आपूर्ति अन्य राज्यों से करने की अनुमति मांगी है। जब प्रतिनिधित्व मंडल का सुझाव था कि अन्य राज्यों से स्टोन चिप की आपूर्ति मालगाड़ी के रेक से करने की अनुमति दी जाए। आपको बता दें कि ट्रेन रेक से स्टोन चिप मंगाने से इसकी कीमत काफी कम रहती है, जबकि अन्य संसाधन से इसे मंगाने पर कीमतों में उछाल संभव है। विभाग ने इस आग्रह के बाद अन्य राज्यों से गिट्टी की आपूर्ति पर सहमति तो दे दी, लेकिन शर्त ये रखी कि गिट्टी भंडारण के लाइसेंसधारी स्टॉकिस्ट की पहचान से विभागीय पोर्टल पर इसकी मात्रा और फिर स्रोत का उल्लेख करके आवेदन देंगे। दोस्तों, मानसून सीजन में उमस भरी गर्मी से परेशान बिहार के लोगों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। बिहार में आज सोमवार और मंगलवार को बारिश के आसार हैं, जहां राजधानी सहित 26 जिलों में गरज और चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इसको लेकर के मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि बिहार वासियों को मानसून की झमाझम बारिश के लिए अभी इंतजार करना होगा, जहाँ मौसम विभाग के अनुसार अभी मानसून की ट्रफ लाइन बिहार या फिर उसके आसपास के राज्यों में मौजूद नहीं है। जहाँ ट्रफ लाइन आने के बाद ही प्रदेश में यानी कि बिहार में तेज बारिश होने की उम्मीद है। जब बिहार में अब तक मानसून की बारिश 405 मिलीमीटर होनी चाहिए, लेकिन 302 मिलीमीटर ही हुई है। ये सामान्य से 25% कम है। दोस्तों, बिहार सरकार ने पंचायती राज के मुखिया की आर्थिक शक्ति को कम करने का जो फैसला शुक्रवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया था, उसे बदलने की तैयारी हो गई है। पंचायत के अधिकार क्षेत्र में 15 लाख रुपए का काम करने की सरकार ने टेंडर प्रक्रिया की अनिवार्यता को फैसला किया था। ये निर्णय पंचायती राज व्यवस्था को पारदर्शिता बनाने के लिए था, लेकिन इस हमले के खिलाफ, इस निर्णय के खिलाफ मुखिया संघ ने अभियान छेड़ दिया। जहाँ अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर देखते हुए आखिरकार सरकार के लिए ये फैसला कायम रहना मुश्किल हो गया है। आपको बता दूं कि आखिरकार शुक्रवार को फैसले को रविवार की शाम सरकार ने फैसला बदलने पर पुनर्विचार की जानकारी दी है। आपको बता दें कि रविवार की शाम इसकी घोषणा पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद ने की है। जब पंचायती राज मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनता के लिए जनता द्वारा चुनी गई सरकार ही काम करती है। जब एनडीए सरकार विकास के काम कर रही है, जब गलत जो करेगा उसका फैसला जनता करेगी। आज त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों द्वारा योजनाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया किए जाने के फैसले का पंचायतों के प्रतिनिधित्व विरोध कर रहे थे। जब पंचायती राज विभाग ने मुखिया संघ के असंतोष को बदलने के लिए इस फैसले को पूर्ण विचार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भेज दिया है। अब सरकार का जो निर्णय होगा वह मान्य होगा। बिहार के सियासी गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि रुपौली विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक शंकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है, उनके आवास पर जाकर के। इस मुलाकात के दौरान विधायक शंकर सिंह की पत्नी भी मौजूद थी। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से रुपौली विधायक शंकर सिंह ने क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर के मुलाकात की है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास कार्यों को लेकर के भरोसा जताया है। इस मुलाकात के दौरान मौके पर मंत्री अशोक चौधरी के साथ जेडीयू नेता संजय सिंह, मंत्री विजय चौधरी, जेडीयू के नेता मनीष वर्मा और फिर छोटू सिंह भी मौजूद थी। आपको बता दें कि गौरतलब है कि रविवार की सुबह ही निर्दलीय विधायक शंकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर के तारीफ की है और फिर उन्हें विकास पुरुष बताया था और कहा था कि उनके नेतृत्व में बिहार में विकास हुआ है। जब सीएम नीतीश कुमार के कामकाज से वे प्रभावित हैं, उन्होंने बिहार के विकास के लिए अच्छा काम किया है, उनके नीतियों का समर्थन करता हूँ।
दोस्तों, बेरोजगार युवाओं को रोजगार करने और फिर उद्योग लगाने के लिए बिहार सरकार ने बड़ी पहल की है। जब बिहार सरकार युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दे रही है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए उद्योग विभाग की वेबसाइट www.udyami.gov.in पर जाकर के आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। आपको बता दूं कि इसमें आवेदन की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो गई है और इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। जैसे में आप जल्द ही जल्द आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार के उद्योग विभाग की ओर से बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत कुल 10 लाख रुपए तक की राशि मिलती है। इसमें 50% अनुदान और फिर 50% ब्याज रहित ऋण होता है, यानी कि आपको 5 लाख रुपए की फ्री मिल जाएंगे। जहाँ इस बार कुल 5 वर्गों में लाभुकों का चयन किया जाएगा। बिहार के नालंदा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर हरनौत थाना इलाके के पुआरी गांव में पति और पत्नी में विवाद हुआ तो फिर पत्नी अपने मायके चली गई। इधर उसके पति ने दूसरी शादी रचा ली और पति अब घर में ताला लगा करके फरार है। अब पत्नी अपने पति की शिकायत लेकर के थाने पहुंच गए। आपको बता दें कि पति की दूसरी शादी करने की जानकारी मिलने के बाद शनिवार की शाम दूध मुहे बच्चे के साथ थाना पहुंची, जहां यहाँ पर महिला हेल्प डेस्क की पदाधिकारी खुशबू कुमारी ने पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद सीधे मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित महिला पुआरी के महादलित टोला निवासी बंगाली मांझी की पत्नी काजल देवी है। बेगूसराय में एक लड़की किडनैप हुआ था। ये मामला दर्ज किया गया था लड़की के पिता के द्वारा, लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया है, नया ट्विस्ट सामने आया है। पिता ने अपनी बेटी कोमल का हथियार के बल पर घर से अपहरण किए जाने की बात कही थी, लेकिन नया मोड़ ये आया है कि लड़की अपने प्रेमी के साथ हाथ पर हाथ थामे हुए घूम रही है। जी आपको बता दूं कि GNM की छात्रा कोमल ने वीडियो जारी करके कहा कि वह अपनी मर्जी से एक लड़के के साथ घूमने आई है, जब परिवार को जानकारी नहीं है। इसके अलावा और कोई बात नहीं होनी चाहिए। जब छात्रा का 2 वीडियो सामने आया है, जब पहले में वह एक कमरे में बेड पर अपने प्रेमी के साथ बैठी है और फिर अपनी मर्जी से घूमने आने की बात कह रहे हैं। वहीं पर दूसरे वीडियो में दोनों हाथ पकड़ करके सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। मामला बेगूसराय की मटिहानी थाना क्षेत्र का है, जब छात्रा का कहना है कि उसका अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि वह अपने प्रेमी के साथ घूमने आई है। आपको बता दो कि छात्रा 19 जुलाई को शाम घर से गायब हो गई थी। इस दिन परिवार वालों ने थाने में अपहरण करने की शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं पर इस मामले को लेकर के पुलिस का कहना है कि सबसे पहले छात्रा को बरामद करेंगे, इसके बाद उसे कोर्ट में पेश करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से मंत्री और फिर अधिकारियों के आवास पर पहुंच करके चौंकाते रहे हैं पहले से ही, लेकिन अब फिर से रविवार को एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ इसी अंदाज में दिखे। यानी कि आज बिहार विधानमंडल के सदस्य और जदयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी के घर पहुंचते ही सीएम नीतीश कुमार को देख करके वहां सब कोई चौंक गया। सीएम नीतीश का अशोक चौधरी ने खास मौके पर स्वागत किया और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अशोक चौधरी के घर जाने का कारण भी बेहद खास रहा। वहीं पर सीएम नीतीश कुमार के साथ जदयू में हाल ही में शामिल हुए मनीष वर्मा भी मौजूद रहे। मनीष वर्मा और सीएम नीतीश कुमार एक ही कार से आए। आपको बता दें कि आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का आयोजन होता है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर अशोक चौधरी के घर एक खास धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जब बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार भी गुरु पूर्णिमा के विशेष आयोजन पर शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने अशोक चौधरी के आवास पर कुछ समय बिताया और चल रहे आयोजन को देखा। इस दौरान अशोक चौधरी बेहद खास अंदाज में दिखे। उन्होंने परिधान भी बेहद खास रहे और भगवा रंग में दिखे। अशोक चौधरी ने भगवा रंग का धोती पहना और फिर गमछा डाल रखा था, जब वह इसी रूप में सीएम नीतीश कुमार के स्वागत में आए, जब साथ ही उन्हें लौटते समय कार तक छोड़ने भी गए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की तरह ही बिहार में भी अब दुकानदार अपने दुकानों पर खुद से नेम प्लेट लगा रहे हैं। जहां आपको बता दूं कि दरअसल यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर के दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का जो आदेश जारी किया है यूपी सरकार की तरफ से, अब बिहार के बोध गया के फल दुकानों में आपसी सौहार्द का संदेश देते हुए स्वेच्छता से यानी कि खुद की इच्छा से अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगाना शुरू कर दिया है। जहाँ सावन के महीने में बोध गया से काफी संख्या में कांवड़िया देवघर के लिए रवाना होते हैं। वहीं पर बोध गया के महाबोधि मंदिर में भी सावन महीने में लाखों श्रद्धालु बोध गया आते हैं और महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। इसको देखते हुए बोध गया के स्थानीय दुकानदारों ने आपसी सौहार्द की मिसाल कायम की है। हिंदू और फिर मुस्लिम दुकानदारों ने अपनी स्वच्छता से फल की दुकानों के आगे अपना नेम प्लेट लगा रखा है तथा कुछ फल दुकानदार तो अपने फल दुकान का नाम 20 वर्षों से लिखा रखा है। जहाँ स्थानीय फल दुकानदारों ने बताया है कि सभी धर्मों के आगे लोग उनकी दुकानों से खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। बोध गया के एक फल दुकानदार बच्चू मलाकार ने बताया है कि यहाँ पर देश और फिर विदेश से भी ग्राहक
साथ साथ सावन महीने में बड़ी संख्या में कांवरिया लेकर के आते हैं। यहाँ किसी तरीके का भेदभाव नहीं है। बोध गया में तो फिर पूरे विश्व के लोग आते हैं, पूरे विश्व के लोग आते हैं। और फिर अभी सावन महीने शुरू होने वाला है तो फिर कांवरिया भी आएंगे। जब बच्चों का कहना है कि ऐसे भी पहचान के लिए नेम प्लेट लगाना ही चाहिए, या इसमें कोई हर्ज नहीं है। दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार के 12 ऐसे पुल हैं जो खतरनाक स्थिति में हैं। जी हां, आपको बता दूं कि बिहार में एक के बाद एक करके दर्जन भर से ज्यादा पुल एक माह के भीतर ध्वस्त हो गए। जैसे सरकार की जमकर के किरकिरी हुई। लालू तेजस्वी समेत सभी विपक्षी दलों ने सरकार पर जमकर के हमला बोला। पुल हादसों को लेकर के नीतीश कुमार की सरकार गंभीर है और फिर राज्यों के पुलों का हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है। पुलों का हेल्थ कार्ड बनने के लिए पुलों के हो रहे सर्वे कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। जब अब तक के सर्वे में 12 से अधिक पुल जर्जर पाए गए हैं। इनकी तत्काल मरम्मत की जरूरत है। या अगर इसमें देरी हुई तो फिर अनहोनी हो सकती है, पुल ध्वस्त हो सकते हैं और फिर जान माल को खतरा हो सकता है।